हेलो स्टूडेंट। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट हमने इन टर्म्स को पढ़ा था। इक्वलिटी क्या होती है, हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे। प्रीएम्बल में हम क्या पढ़ रहे थे, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, ये चीज़ हमने समझा था। और इसके हमने डीपली देखा था कि प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट करके आई हैं। अब हम समझेंगे कि लास्ट हम कहाँ पहुँच गए थे कि एक ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या प्रीएम्बल को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर क्या इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसके लिए हमको इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री में हुआ क्या था कि बेरूबरी केस आया था एक वर्सेस यूनियन 1960 में। तो इस चीज़ को आप समझो, ये जो जो चीज़ लिखी है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताइए कि उस वक्त यहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फिरोज शाह नून थे। आई थिंक हाँ, फिरोज शाह नून थे। एग्रीमेंट हुआ था इनका 1958 में। यहाँ पे हुआ क्या था, पार्लियामेंट ने क्या करा, ट्रांसफ़र करी अपनी टेरिटरी ऑफ बेरूबरी। बेरूबरी जो वेस्ट बंगाल में आता था, उसकी कुछ इनक्लेव कहते हैं। इनक्लेव क्या होता है, जैसे सपोज करो कि चारों तरफ से इंडिया है, बीच में उनका एरिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ ऐसी इनक्लेव थे। लास्ट टाइम तक भी हमको अभी 111 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी हमने इसको क्या किया था, उनको दिया था और उनसे भी कुछ चीज़ें ली थी। अभी 2017-18 की बात है ऐसा। ठीक है, तो उस वक्त भी क्या हुआ था कि इनक्लेव्स जो थे हमने उनको दिए थे। तभी क्या हुआ था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्या प्रीएम्बल, देखो प्रीएम्बल क्या है, एक्चुअल में कोई पावर नहीं देता किसी को। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक साइड है, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। प्रीएम्बल क्या है, एज अ आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हो या एज अ इंडेक्स कह सकते हो ना। तो लोगों ने कहा था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये चीज़ पूछा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नो प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वैसे मेन चीज़ जो इसकी याद रखने वाली चीज़ है कि बेरूबरी केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम बाद में आते हैं, केशवानंद भारती केस होता वर्सेस वर्सेस केरला स्टेट। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्सेस किसके साथ हुआ था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ हुई थी, तो इसमें भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात हुई थी। जबकि जिसमें क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग होते हैं ना, जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स होते हैं, होल्डिंग्स वाले जैसे जमींदार कह सकते हो, उनकी क्या की थी, ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी लोगों पे। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी गई थी कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तब देखो, जो ऊपर की चीज़ है ना, ये रिलेटेड केस जो बता रहे हैं, वो केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वर्डिक आया किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला था कि मैं अपने जो पुराना, मैंने क्या कहा था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या करता हूँ, खारिज करता हूँ। और उस वक्त कहता है, किस वक्त, केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, प्रीएम्बल, यस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इस टाइम पे पहली बार ये कहता है कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और साथ में एक चीज़ और ये कहता है, जैसे उस वक्त क्या होता था ना, सरकार और क्या कहते हैं ये जुडिशरी की लड़ाई चलती रहती थी हमेशा। ठीक है, जो होता ही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा पार्लियामेंट ये सोचती थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट से हायर पोजीशन में जाके बैठूं। ये चीज़ें इनके बीच में होती थी। तो उसी टकराव के बीच में क्या होता था कि ये सोचते थे कि हम क्या करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करें अपनी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या करता था, रोकता था, एज अ डिफेंस काम करता था, किस चीज़ के लिए, लोगों के हित के लिए। ऐसा आप समझ सकते हो। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम बदलाव भी ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप इसको अमेंड कर सकते हो। अमेंड किसके अंदर कर सकते हो, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हमको क्या देता है, हमको पावर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, अमेंड कर सकते हैं, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म ऐसा कह दिया कि चारों खाने चित हो गए। उसने कहा आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, आप प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, प्रीएम्बल से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा। मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। बाकी आप जो चाहो कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने कहा, जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर,
बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, क्या चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वक्त आने पर मैं बताते रहूँगा। तो क्या होता है, कभी भी कोई केस आता है, आप देखते होगे कोई भी चीज़ लॉ पास होती है, सबसे पहले लॉ पास होती है लेजिस्लेटिव के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमको लगता है कि ये लॉ हमारा वॉल्यूशन कर रहा है, हमारा किसका, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को, या किसी भी ऐसे अधिकार या हमको जो अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका अगर क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डाल देते हैं जुडिशरी रिव्यू में डाल देते हैं कि हम कोर्ट से कहते हैं कि आप देखो इसको और बताओ कि ये सही है कि गलत है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, हमारे हितों की रक्षा कर रहा है, गार्जियन है ना हमारे हितों का। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट आके क्या करता है, डिसीजन लेता है और वो चीज़ को रिजॉल्व करता है। तो ये कह सकते हो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कई चीज़ें आती हैं, वो अभी तक डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ केसों से आप ये कह सकते हो, जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हाँ, जुडिशरी हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो जो टर्म मैंने आपको कुछ बताए थे, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे कहीं ना कहीं उन्हें डाल दिए बेसिक स्ट्रक्चर में। तो कभी भी कोई अगर सरकार कोई भी लॉ पास करती है कि तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है, खारिज कर देती है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे प्रीएम्बल के जितने भी अंदर शब्द थे ना, सरकार उन शब्दों को निकाल के हटा नहीं सकती थी। वो क्या कर सकती थी, सरकार सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती थी कि अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा उसने जोड़ना है तो वो जोड़ सकती थी। जैसा कि हमने उसके बाद देखा, हमने क्या देखा, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। कब अमेंडमेंट हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। जैसा आपको मैंने दिखाया था इस पिक्चर में लास्ट टाइम, अभी और दिखाता हूँ। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के टाइम पे क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। उस वक्त क्या होता, 3 वर्ड हमने इसमें जोड़े थे, ठीक है, आपको ये पहले भी दिखाया है मैंने, 3 वर्ड हमने इसमें जोड़े थे। वो 3 वर्ड क्या है, इसमें लास्ट लाइन देखो, आपको अभी, चलो अभी मैं बता दूंगा। वो 3 वर्ड हमने जोड़े थे। हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें अमेंड करके क्या किया था, कुछ वर्ड जोड़े थे, ना कि कुछ वर्ड निकाले थे। क्योंकि अगर हम कुछ वर्ड निकालने के लिए जाते तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि तुमने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। तो इसलिए हमने क्या किया, हम सिर्फ कुछ चीज़ डाल सकते थे, निकाल नहीं सकते थे, किसी चीज़ को हटा नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया था, सरकार के भी हाथ बच गए थे, क्योंकि जैसे सरकार क्या चाह रही थी कि कुछ शब्द हम हटा दें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है। आगे आओ, फिर LIC इंडिया 1995 में केस दोबारा किया था, दोबारा ये चीज़ पूछी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि यस, प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब अखंड, मतलब उसके साथ ही जुड़ा है। प्रीएम्बल कोई चीज़ अलग नहीं है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही जुड़ी है और वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो अब आओ अमेंडेबिलिटी और प्रीएम्बल, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस चीज़ पे सवाल आए थे। तो केशवानंद भारती केस से क्या हो गया था, क्लियर हो गया था 1976। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल इज अ अमेंडेबल सिंस इट इज़ ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पूछा था जब सरकार ने, तो उसने कहा था हाँ, इसको आप अमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने किससे ली थी अमेंड करने की जो शक्ति थी, हमने क्या कह सकते हो आप, ये लॉ हमने, ये रूल हमने कहाँ से लिया था, साउथ अफ्रीका से लिया था, कि हम अमेंड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने कहा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंड किसके अंदर करते हैं हम, आर्टिकल 368, इसको नोट डाउन कर लो एक कोने पे। आर्टिकल 368 हमें क्या देता है, हमें पावर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हम अपने संविधान को क्या कर सकते हैं, हम अपने संविधान का क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, मतलब संशोधन कर सकते हैं उसका। हम अपने संविधान का क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड।
जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कह दी थी यहाँ पे कि आप जो चाहे कर सकते हैं। सरकार से कहा आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए डिसीजन कौन करेगा, चेंज कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी ना, लेजिस्लेटिव भी तो करेगा ना। तो उसने कहा आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो चाहे करो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई वायलेट नहीं करेगा। ये चीज़ ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कह दी कि इसने सब चीज़ कह दिया, एक छोटे शब्द से सब चीज़ कह दिया। तो सरकार ने पूछा हु विल डिसाइड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं खुद डिसाइड करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि सपोज करो अगर कल के दिन पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया कि अब हम जो पोस्ट में बैठे हैं वो उसी पोस्ट में बैठेंगे, हमको कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेट एग्जांपल करो कि सरकार है, सरकार बैठी कहाँ है, पार्लियामेंट में बैठी, उनने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया और कहा कि जो अपनी पोस्ट में बैठा है वो वहीं बैठे रहेगा और कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, कोई भी किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो उस वक्त क्या होगा ना, अब देखो सारी पावर किसके पास चले जा रही है, अभी पार्लियामेंट के पास चले जा रही है। पार्लियामेंट तो अपनी मर्जी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। कल के दिन कह दिया कि हम ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, बाकी ये जो 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 पोस्ट संभाले वही बने रहेंगे, बाकी कोई इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी तो कह सकता है ना। तो इस चीज़ के लिए हमेशा क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पावर ऑफ बैलेंस बनाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि वो ऐसी पोजीशन पे स्टैंड रहे, तभी हमने क्या रखा है अपनी जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा है। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंदर काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो सरकार के अंदर काम कर रही होती तो सरकार के हिसाब से ही चलती। तो तभी हमने क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट को, हमने अपने कोर्ट को क्या रखा है, आउट ऑफ द रीच ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हमने इसको इंडिपेंडेंट फॉर्म में रखा है। तो होता क्या, अगर सपोज करो सरकार कहती कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद क्या करोगे आप लोग क्या करोगे, हम जानेंगे जुडिशरी रिव्यू। हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आप देखो क्या ये चीज़ें सही है कि गलत है। अगर ये चीज़ें गलत है तो उस पर आप फैसला लो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशरी रिव्यू से उसमें अपनी बेंच से बैठाएगा, देखेगा कि ये हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट कर रहा है। वो कहेगा नहीं, हमारे स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या दिया है कि हम वोट दे सकते हैं, हमें राइट है वोट देने का, इक्वलिटी का राइट है ना, इक्वलिटी की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो चीज़ें हमारी उठ कहाँ से रही है, प्रीएम्बल से उठ रही हैं, या कह सकते हो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठ रही हैं। तो वो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, इसलिए हम इस लॉ को नल एंड वाइड कर देते हैं, इस लॉ को हम खारिज कर देते हैं, इस लॉ को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होगा, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, पास करा था, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर भी किए हुए लॉ को वो क्या कर देगा, खारिज कर देगा, वो बिल्कुल उसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस चीज़ में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारा रूल को डिफेंड करता है, हमारे रूल में डिफेंड का काम करता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट इतना पावरफुल भी ना हो जाए कि वो अपनी मर्जी चलाए। तो इसके लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है, उसको हमेशा आईना दिखाते रहता है कि मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और मैं चीज़ों को सही से करूँगा, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन वो चीज़ सही है या गलत है, न्याय लेने का काम मेरा है और मैं उसको सही से रखूँगा। तभी यहाँ पे क्या देखो, आपका डायग्राम में बनाया, लेजिस्लेशन बनाया है। तो लेजिस्लेटिव को क्या करता है, बैलेंस फॉर्म में रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आप पढ़ो पॉइंट, बट दिस प्रोविजन आर नॉन जुडिशियबल इन कोर्ट। लेकिन क्या होगा, ये जो प्रोविज़न जो भी इसके है, किसके, प्रीएम्बल के, वो क्या है, नॉट जुडिशियल इन कोर्ट। कहने का मतलब ये है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन हमारी जैसे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होती हैं, ठीक है, या फिर हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो टर्म्स लिखे हैं, इसका अगर हमारा सपोज करो यहाँ पे आपका क्या लिखा है कि आपको इक्वलिटी का अधिकार मिलेगा, हर चीज़ का बताया ना, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन जुडिशियबल है इसमें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि सपोज करो अधिकार वाली बात आई, ठीक है, तो किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए नहीं होगा, तो इसमें वेरिएशन बहुत हो जाते हैं। इसलिए क्या होता था, इसको क्या रखा, नॉन जुडिशरी पोस्ट पे रखा, कि मतलब इसके लिए अगर सपोज करो ये आपकी पूरी नहीं हो रही है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जाओगे। इसके अंदर जो प्रावधान है उस वो क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए वो पूरी नहीं हो पा रही है तो उस चीज़ के लिए हम आपको कोर्ट की गारंटी नहीं देते हैं, मतलब कि हम जुडिशियबल नहीं मानते उसे, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत समझो इसको, आगे जाके और डिटेल में आप पढ़ते रहोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि जब हम
फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उनका वायलेशन में हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो इट अमेंड्स वन, ठीक है। तो अमेंडमेंट की इतनी बात हुई है, तो सरकार ने जब इतनी मेहनत करी तो सरकार हमारे प्रियम्बल को अमेंड करेगी, क्योंकि इतनी बहस हुई, इतनी लड़ाई हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या करा, अमेंड किया हमारा। और आज तक याद रखना कि हमारा प्रियम्बल एक ही बार क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, जो कि क्या हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1976। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चनों में कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन से ईयर में हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है। तो याद रखना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो इसको अपने अपने तरीके से याद कर लो। जैसे मैं याद करता था 4 to 6 होता था, लास्ट में क्या है 1976 है, ठीक है। तो इससे याद रहता है कि 42 को अगर 4 और 2 को ऐड करो तो क्या होगा, 6 हो जाएगा ना, तो 1976, ठीक है, इसका बनता है बेस। तो इस वक्त क्या होता, हमारा अमेंड हुआ था और हमने क्या करा था। अब हम अमेंडमेंट में क्या नहीं कर सकते, कुछ शब्द निकाल या डिलीट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कुछ शब्द ऐड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करता। तो हमने क्या क्या वर्ड इसमें ऐड करे, सोशलिस्ट ऐड किया, सेकुलर ऐड किया और इंटीग्रिटी ऐड किया। एक्चुअल में हमने जो वर्ड ऐड करे ना, इसका मतलब ये चीज़ें वर्ड थे नहीं, लेकिन क्या था, इन वर्ड की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कह सकते हो आप, जो इनकी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि इन चीज़ों की हमने, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के पढ़ोगे, तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें दिख रही थी कि हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। हम चाह रहे थे कि अपने देश को ऐसा बनाएं जो वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करे, कि अमीरों से, जैसे हम क्या करते हैं, अमीरों से टैक्स लेते हैं और गरीबों पर क्या करते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य कार्ड हो गए, या फिर आप राशन कह सकते हो, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन होता है, राशन की बात कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आप समझ रहे हो ना, हम सोशलिस्ट की बात कर रहे थे यहाँ पे, कि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ दिखती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिखती है। अब दूसरा टर्म है सेकुलर। सेकुलर टर्म है जिसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी धर्म को नहीं मानेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्या है, यूरोप में क्या था कि हम धर्म को क्या रख रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रख रहे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रख रहे थे। लेकिन हमने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अलग नहीं रखा है। हमने कहा हम सबको क्या देंगे, इक्वल स्टेटस देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर किसी को, जैसे हमारे यहाँ होता है चार धाम यात्रा, मैंने आपको बताया था, या फिर हज के लिए जाते हैं, तो वहाँ के क्या करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, वो उस चीज़ को आउटसाइड नहीं रखती, ठीक है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा। उसके बाद आती है इंटीग्रिटी की बात। इंटीग्रिटी की बात क्या होती है, अखंडता की बात करी गई थी यहाँ पे, कि ये यूनिटी की बात करी गई थी, तो ये वर्ड भी उसमें डाला गया था। नीचे क्वेश्चन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें गलत लिख दी गई हैं। बाकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, आपका प्रीएम्बल है ये पूरा, आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको देखते रहोगे तो इसमें आप आराम से अच्छी पकड़ बना लोगे, ठीक है। आज सेशन छोटा ही करते हैं, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का होगा, तो हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए प्रीएम्बल को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। प्रीएम्बल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आप बेसिक आराम आराम से इनको समझना कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों को जब आप समझोगे, आप इनसे गो थ्रू होगे, तो आप बार बार इन चीज़ों को देखोगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि प्रीएम्बल क्या था, एक इंडेक्स की फॉर्म पे कह सकते हो, हमारा जो क्या बताता था, बता रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों को हमने कैसे लिया है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप प्रिपरेशन सही कर रहे होंगे और सही से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ये चीज़ें आप कंटिन्यू वे में करते रहोगे तो आपका इजीली पॉलिटी क्या होगा, कवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, धन्यवाद।